नमस्कार दोस्तों, वाड़ा एजुकेशन में आपका स्वागत है। 20 सितंबर 2020 के करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यू आज हम देखेंगे। लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश प्लस हिंदी। पहला सवाल है, निम्न में से विश्व बांस दिवस यानी कि वर्ल्ड बाम्बू डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, 16 सितंबर, 18 सितंबर या 17 सितंबर? वर्ल्ड बाम्बू डे कब मनाया जाता है? उनका सही उत्तर है 18 सितंबर। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे, 16 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, 18 सितंबर को वर्ल्ड बाम्बू डे और 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। वर्ष 2009 में बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस वर्ल्ड बाम्बू कांग्रेस में विश्व बांस संगठन ने आधिकारिक रूप से 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। विश्व बांस दिवस 2020 की थीम है बाम्बू नाव। भारतीय वन अधिनियम 1927 के खंड 2 के उपखंड 7 में ताड़, बांस, ठूंठ, ब्रशवुड और बेंत को पेड़ की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन दिसंबर 2017 में सरकार द्वारा लोकसभा में भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2070 पेश किया गया, पारित किया गया। 26 दिसंबर 2070 को इसे राज्यसभा द्वारा भी पारित कर दिया गया। ये अधिनियम बांस के पेड़ों को काटने या इसकी ढुलाई के लिए अनुमति हासिल करने से छूट देने में मदद करेगा। अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 7 उनमें से बांस शब्द को हटा दिया गया, यानी कि अब ये पेड़ नहीं रहा। ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए भारत के 8 तटों की सिफारिश की गई। निम्न में से कौन सा तट है जो सिफारिश की गए तटों का में समाविष्ट नहीं हो रहा है? पहलू, गुजरात में शिवराजपुर, दमन एवं दीव में घोघला, कर्नाटक में कासरकोड एवं पदुबिद्री या महाराष्ट्र में भोगावे। कौन सा तट है जिसकी सिफारिश नहीं की गई है? सही उत्तर है महाराष्ट्र में भोगावे। यहाँ 13 तटों की यादी दी गई है, उनमें से जो 1 से 8 तट है उनकी सिफारिश की गई है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए, लेकिन इन 13 तटों को तैयार किया गया था प्रमाणन के लिए, लेकिन सारे तटों को सिफारिश के लिए नहीं भेजा है। तो यहाँ सिफारिश की गई है ऐसे तट है गुजरात में शिवराजपुर, दमन एवं दीव में घोघला, कर्नाटक में कासरकोड एवं पदुबिद्री, केरल में कप्पड़, आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा, ओडिशा में गोल्डन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राधानगर। जिसकी सिफारिश नहीं की गई है फिर भी उनको तैयार किया गया है प्रमाण पत्र के लिए, महाराष्ट्र में भोगावे, कोवालम, एडन, मीरामार, बंगारम। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों का एक इको टूरिज्म मॉडल है जो समुद्र तट के पर्यटकों को नहाने के लिए स्वच्छ जल सुविधाओं, सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के साथ क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है जो एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो कि डेनमार्क में है, जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये 4 प्रमुख घटकों पर्यावरण, शिक्षा एवं सूचना, नहाने वाले जल की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण, सुरक्षा एवं सेवाओं में, ये 4 घटकों में 33 मानदंडों के आधार पर यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। भारत में एक तट है ओडिशा में जिसको प्रमाण पत्र दिया गया है, और ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला ये तट एशिया का पहला है, जिसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। समर्थ योजना, समर्थ स्कीम निम्न में से किस मंत्रालय से संबंधित है? कपड़ा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या आरोग्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? समर्थ योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? उनका सही उत्तर है कपड़ा मंत्रालय। यह एक प्लेसमेंट उन्मुख कार्यक्रम है जो संगठित क्षेत्र में कताई एवं बुनाई को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में 10 लाख युवाओं के कौशल विकास को लक्षित करता है। समर्थ योजना की कुछ उन्नत सुविधाएं भी है जो यहाँ दी गई है। बायोटेक किसान, यहाँ बायोटेक किसान का मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या हो रहा है? तो यहाँ देखना है सिर्फ हमें किसान का फुल फॉर्म। बायोटेक कृषि इनोवेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन। दूसरा है बायोटेक नॉलेज बेस्ड इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन। तीसरा है बायोटेक नॉलेज बेस्ड इंटीग्रेटेड साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क। और चौथा है बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क। तो बायोटेक किसान का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ सही आंसर है, सही उत्तर है चौथा, बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क।
ये क्या काम करेगा? जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग सहित जैविक कृषि को समर्थन करेगी ये योजना, स्कीम, कार्यक्रम। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित निम्न में से कौन से विकल्प सही है? पहला कथन है 19 सितंबर 1960 को संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के माध्यम से कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। दूसरा कथन है समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियां रावी, सतलज और ब्यास के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया और जो पश्चिम की नदियां हैं 3, उन पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत पनबिजली उत्पादन का अधिकार भी भारत को दिया गया। तो कौन से कथन सही है? पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला और तीसरा, या फिर तीनों? तो यहाँ सही उत्तर है दूसरा और तीसरा। पहला कथन गलत है क्योंकि मध्यस्थता करने वाला यूनाइटेड नेशन नहीं था, वर्ल्ड बैंक थी। यहाँ आप देख सकते हैं नक्शे में कि ये जो 3 नदियाँ हैं पूर्व की ओर, रावी, बियास और सतलज, उनका जो जल है उनका उपयोग भारत 100% कर सकेगा, संपूर्ण अधिकार भारत का रहेगा। और जो पश्चिम में जाने वाली नदियाँ हैं इंडस, झेलम और चिनाब, उनका उपयोग पाकिस्तान करेगा और साथ साथ भारत को कुछ उपयोग करने की भी छूट, अधिकार प्रदान किया गया है ट्रीटी के मुताबिक। सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः 6 नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र यानी कि बेसिन को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है, हालांकि इसका एक छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में भी मिलता है। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियां, कौन सी? रावी, सतलज और ब्यास, पूर्व में आने वाली, उनके जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया, जबकि 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु के जल को पाकिस्तान को दिया गया। संधि कहती है कि भारत के लिए निर्दिष्ट घरेलू, गैर उपभोग और कृषि उपयोग को छोड़कर पश्चिम की नदियों के जल को पाकिस्तान उपयोग कर सकता है। इसके साथ ही भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत पनबिजली उत्पादन करने का अधिकार भी दिया गया और स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई। सिंधु जल संधि में जो 1960 में हुई, उनके अनुच्छेद 8 के अंतर्गत इस संधि के क्रियान्वयन के हेतु एक स्थायी सिंधु आयोग, परमानेंट इंडस कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया। इस संधि के तहत आयोग की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जानी चाहिए तथा संधि के अनुसार ये बैठक हर वर्ष बारी बारी भारत और पाकिस्तान में आयोजित की जानी चाहिए। तो ये क्या काम करेगी? आयोग क्या काम करेगा? क्रियान्वयन करेगा संधि का। नेक्स्ट सवाल है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन, उनके संदर्भ में निम्न में से कौन से विकल्प सही है? पहला है रूल्स ऑफ ओरिजिन किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत के निर्धारण के लिए आवश्यक मापदंड है। कोई उत्पाद है, उनका स्रोत कौन सा देश है। दूसरा कथन है कि भारत में इस प्रकार की व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य चीन को भारत के मुक्त व्यापार समझौतों से अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकना है। कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा या एक भी नहीं? तो दोस्तों यहाँ सही उत्तर है पहला और दूसरा, दोनों कथन सही है। 21 अगस्त 2020 को राजस्व विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई। उसका नाम है सीमा शुल्क व्यापार समझौतों के लिए उत्पत्ति नियमों के प्रशासन नियम। 21 सितंबर को इसे लागू भी करनी है। नवीनतम नियम ये कहते हैं कि आयातकों को अब सीमा शुल्क अधिकारियों को आयातित किए गए माल के लिए उस देश में 35% मूल्यवर्धन का प्रमाण देना होगा। मतलब कि भारत के आयातक अगर किसी देश से कोई प्रोडक्ट आयात करते हैं तो आयातकों को, सीमा शुल्क अधिकारियों को ये प्रमाण देना होगा कि प्रोडक्ट का जो मूल है, ओरिजिनल है, यानी कि उसका वैल्यू एडिशन 35% जो हुआ है वो उस देश में हुआ है जिसके साथ भारत का FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। यदि ये प्रमाण पत्र प्रदान करने में विफल रहते तो उन्हें समझौते के तहत उपलब्ध विभिन्न रियायतें प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार की व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चीन को भारत के मुक्त व्यापार समझौतों से अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकना है। आप जानते हैं कि भारत ने आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है।
उसका मतलब आसियान देशों से जो प्रोडक्ट भारत में आएगी, अगर ये प्रोडक्ट के 35% वैल्यू एडिशन आसियान देशों में ही हुई है तो उनको कुछ रियायतें मिलेगी। लेकिन जिसका लाभ प्राप्त करने के लिए चीन अपने कई उत्पादों को आसियान देशों के माध्यम से भारत में घुसाता है, जिसके कारण उसे इन उत्पादों के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, उसके बारे में निम्न में से सही विकल्प पसंद कीजिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। PMGSY का मुख्य उद्देश्य निर्धारित जनसंख्या वाली असंबद्ध बस्तियों को एकल ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी नेटवर्क प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना है। तीसरा कथन है, योजना के अंतर्गत जनसंख्या का आकार मैदानी क्षेत्रों में 1000 से ज़्यादा और उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों, मरुस्थलीय प्रदेश और जनजातीय क्षेत्रों वहाँ 500 से अधिक निर्धारित किया गया है। उनका मतलब ये है कि जो असंबद्ध बस्तियाँ हैं उनको एकल ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करना है, बशर्ते कि मैदानी क्षेत्रों में 1000 से ज़्यादा बस्ती हो या उत्तर पूर्वी, हिमालयी, मरुस्थलीय या जनजातीय क्षेत्रों में 500 से ज़्यादा निर्धारित हो, तो ये कनेक्टिविटी मिलेगी योजना के तहत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। तो उनमें से कौन से कथन सही है? पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला और तीसरा या तीनों? तो दोस्तों यहाँ पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, वो सही है। असंबद्ध बस्तियों को एक एकल ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी नेटवर्क प्रदान करना है और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना है, ये भी सही है। लेकिन जो जनसंख्या का आकार है वो मैदानी क्षेत्रों में 500 से ज़्यादा और उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय, मरुस्थली और जनजातीय क्षेत्रों में 250 से ज़्यादा निर्धारित किया गया है एज पर सेंसस 2001। और ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है, उसका मतलब ये हुआ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन स्कीम का करेगा राज्य सरकार और उनको ऊपर जो खर्चा आएगा, नाणा व्यय वहन करेगी केंद्र सरकार। वहाँ भी ऐसा होता है, कई योजना में शेयर होते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, यानी कि केंद्र सरकार इतने % व्यय करेगा, राज्य सरकार इतने % व्यय करेगी। तो यहाँ जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसमें केंद्र सरकार पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में परियोजना की लागत का 90% वहन करती है, जबकि अन्य राज्यों में लागत का 60%। निम्न में से किस न्यायालय ने निजी और सरकारी विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए गरीब छात्रों को मुफ्त में गैजेट और इंटरनेट पैकेज प्रदान करें? राजस्थान उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय या फिर गुजरात उच्च न्यायालय? सही उत्तर है दिल्ली उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित क्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार तो 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ये इसलिए बना दिया गया है क्योंकि कोर्ट ने पाया कि जो शिक्षा का अधिकार है मौलिक अधिकार होना चाहिए। और 2019 में इंटरनेट की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केरल उच्च न्यायालय ने फहीमा शिरीन बनाम केरल राज्य के मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आने वाली निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार का एक हिस्सा मानते हुए इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। दूसरा भी एक केस है अनुराधा भसीन बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट पर मुक्त भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यानी कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, ऐसे 3 बार में मिला कोर्ट से। एक तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट और गैजेट उपलब्ध कराइए। 2019 में केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि शिक्षा का अधिकार के तहत मौलिक अधिकार है इंटरनेट पाने का। और अनुराधा भसीन बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इंटरनेट पर मुक्त भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये मौलिक अधिकार है 19(1)(a) के तहत। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान या पश्चिम बंगाल? नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क
उनका सही उत्तर है ओडिशा। दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ पूर्ण करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने का मत भूलिए।